तुम्हें मेरे लिए यही मोटी लड़की मिली थी। उसका फिगर देखा है, कहाँ से लगती है ये 22 की, पूरे 32 साल की लगती है। अनिकेश बुरी तरह भड़का हुआ था। उसे तस्वीर तो एक बेहद हसीन, स्लिम और नाजुक सी लड़की की दिखाई गई थी, जबकि असल में शादी एक भारी भरकम कद काठी वाली लड़की से करवा दी गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनिकेश, धीरे बोलो, वो सुन लेगी। उसकी बड़ी बहन सोनिया ने उसे चुप कराने की कोशिश की। अनिकेश अभी तक अपने कमरे के अंदर नहीं गया था, जहां उसकी दुल्हन रूपाली सेज सजाकर बैठी थी। अंदर जाने से पहले ही बाहर मौजूद रिश्तेदारों की कानाफूसी से उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी दुल्हन काफी सेहतमंद है। उसके साथ खड़ी होगी तो उसकी छोटी माँ लगेगी। अच्छा खासा मजाक बन गया है मेरा। अनिकेश ने जब बड़ी बहन से इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने भी नजरें झुका ली। सच तो आखिर सामने आना ही था, अब छुपाने का क्या फायदा। सुन रही हो तो सुन ले। अच्छा है, उसे भी तो पता चले कि उसके परिवार ने धोखा दिया है। दिखाया कुछ और, थमा कुछ और दिया। वो अब दबी आवाज में बड़बड़ाया, मेरी बात सुनो अनिकेश। मोटापा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। वो बहुत सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। एक बार उससे बात तो करके देखो, तुम उसके स्वभाव के कायल हो जाओगे। सोनिया ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं उसके स्वभाव का अचार डालूं? जब वो मेरे साथ चलेगी तो हम साथ में अच्छे ही नहीं लगेंगे। तुम्हें ये सब सोच समझकर करना चाहिए था। मुझे इस मोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनिकेश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सोनिया ने आसपास मौजूद मेहमानों का ख्याल करते हुए नम आंखों से अपने भाई को देखा। अच्छा, फिलहाल तो चुप हो जाओ, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। मेहमान चले जाए फिर बात करते हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। कहाँ जाऊं? पूरे बेड पर तो वो कब्जा जमाकर बैठी होगी। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं बाहर जा रहा हूँ। अनिकेश मुंह बनाकर गेट की तरफ बढ़ गया। सोनिया उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखें फिर भर आईं। क्या उससे वाकई कोई गलत फैसला हो गया था? रूपाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त की ननद थी। उससे एक दो बार ही मुलाकात हुई थी, लेकिन वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। बस उसका मोटापा ही था जिसकी वजह से उसके 2-3 रिश्ते पहले टूट चुके थे। जब सोनिया को रूपाली के बारे में पता चला तो उसने बहुत सोच विचार कर उसे अनिकेश के लिए चुनने का फैसला किया। सोनिया और अनिकेश के पिता नहीं थे। घर में एक बीमार माँ थी जिन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो बेटियों की तरह उनकी सेवा करे। रूपाली में वो सारे गुण थे। सोनिया ने खानदान भर की लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी ननद तान्या को भी, जो अनिकेश की पर्सनालिटी पर मरती थी। लेकिन तान्या के घमंडी स्वभाव की वजह से सोनिया ने रूपाली को चुना था और आज उसका भाई उसी फैसले को उसके मुंह पर मारकर चला गया। क्या हुआ? यहाँ गेट पर क्यों खड़ी हो? अचानक एक आवाज से वो चौंक गई। सोनिया अपने ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे अपने पति विराज के आने की खबर तक नहीं हुई। उसने फौरन अपने आंसू पोंछे। विराज भी इन दिनों सोनिया से थोड़ा खींचा खींचा रहता था। उसकी बहन तान्या ने साफ कहा था कि वो अनिकेश से शादी करना चाहती है, पर सोनिया ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो रूपाली के परिवार को जुबान दे चुकी है। विराज का मानना था कि जब रिश्ता घर में ही मौजूद है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत थी। लेकिन सोनिया का तर्क अलग था। उसे अपने पिता की वो बात याद थी कि कभी भी रिश्तों का अदला बदली एक घर की बेटी दूसरे घर में और दूसरे की पहले में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर एक रिश्ता बिगड़ता है तो दूसरा भी खतरे में पड़ जाता है। इसी बात पर विराज नाराज था, फिर भी जिम्मेदारी के वक्त वो हमेशा साथ खड़ा रहता था। वो बस अनिकेश चला गया। सोनिया ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, चला गया? कहाँ? विराज अनिकेश के जाने से ज्यादा सोनिया की हालत देखकर परेशान था। नाराज होकर चला गया। सोनिया की हिचकी बंध गई। विराज ने आसपास देखा, इक्का दुक्का मेहमान ही बचे थे जो दूर से आए थे और गेस्ट रूम में ठहरे थे। गार्डन की सजावट और लाइटों की रोशनी में सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। अंदर चलो। विराज उसे लेकर अंदर आया। वहां बुआ जी अपनी मंडली सजाकर बैठी थी। अरे विराज बेटा, इधर तो आओ, हमारी बात सुनो।
बुआ जी ने पान चबाते हुए विराज को आवाज दी। विराज ने सोनिया की तरफ देखा और कहा, तुम कमरे में आओ, मैं आता हूँ। सोनिया खामोशी से वहां से चली गई, जबकि विराज बुआ जी के पास जाकर बैठ गया। विराज बुआ जी के पास जाकर बैठा। वो चंडीगढ़ से आई थी और खानदान की हर शादी में उनका होना जरूरी था। वे सबकी चहेती बुआ जी थी। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी सोनिया ने तो दूल्हा दुल्हन की कोई रस्म ही नहीं होने दी, आते ही बहू को सीधा कमरे में भेज दिया। भला ये क्या बात हुई? ये सारी लड़कियां रस्म करने के लिए बैठी थी, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि बहू को फौरन कमरे में पहुंचा दिया? बुआ जी के आसपास 3-4 चचेरी बहनें बैठी थी, जो उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। शिमला की इस ठंडी रात में बाहर कोहरा छाया था, लेकिन घर के अंदर बुआ जी की बातों की गर्माहट जारी थी। बुआ जी, रात बहुत हो गई है, अब सबको आराम करना चाहिए, विराज ने शांत स्वर में कहा। उसे शुरू से ही इन लंबी रस्मों में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो केवल अपनी माँ और सोनिया के मान रखने के लिए थोड़ी देर शामिल होता था। उसके लिए ये सब बेकार था। अरे बेटा, अभी तो केवल 9 ही बजे हैं, इतनी जल्दी कौन सोता है? एक चचेरी बहन ने उत्साह से उस प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखा। विराज का व्यक्तित्व इतना रौबदार और आकर्षक था कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। उसकी शादी को केवल 1 साल ही हुआ था, लेकिन खानदान की लड़कियां अब भी उसे देख आहें भरती थी। पर विराज एक दृढ़ चरित्र का व्यक्ति था। उसने कभी किसी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। ये सब फालतू की रस्में हैं बुआ जी, आप भी आराम करें और आप सब भी। कल सुबह स्वागत समारोह है, सब थक गए होंगे। रामू ओ रामू, विराज ने वहीं खड़े खड़े पुकारा तो 15 साल का एक लड़का भागा चला आया, जो 2 साल से यहीं काम कर रहा था। बेटा, जब सब बहनें अपने कमरों में चली जाएं तो सारी लाइटें बंद कर देना। विराज ने बहुत ही गंभीरता से निर्देश दिया और सबको गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। निलय निवास पहाड़ों की गोद में बना एक बहुत बड़ा और सुंदर बंगला था, जिसकी चर्चा पूरे शहर में थी। घर के मुखिया अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पीछे उनकी पत्नी नर्मदा जी थी, जिन्हें शुगर और रक्तचाप की बीमारी थी। उनके 2 बच्चे थे, सोनिया और अनिकेश। अनिकेश अपनी बहन सोनिया से केवल 1 साल छोटा था। सोनिया एक 25 साल की सुंदर लड़की थी, जिसकी शादी विराट से हुई थी। अपनी माँ की इच्छा और विराज के प्रति अपनी पसंद के कारण इस विवाह में कोई बाधा नहीं आई थी। अब अनिकेश की शादी थी। जब से तैयारियां शुरू हुई थी, सोनिया यहीं आकर रह रही थी। आज विराज भी सोनिया की खुशी के लिए पिछले कुछ दिनों से यहीं रुका हुआ था। शादी के सारे प्रबंध विराज ही देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी सोनिया को अकेला नहीं छोड़ा था। हालांकि विराज की अपनी माँ शारदा जी ने उसके ससुराल में इतने दिन रुकने पर आपत्ति की थी, पर वो उन्हें बहुत सलीके से समझा गया था। शारदा जी शुरू से सोनिया को बहुत पसंद करती थी। वे भी अपने बेटे की तरह ही सरल स्वभाव की थी। लेकिन जब सोनिया ने अनिकेश के लिए उनकी बेटी तान्या का रिश्ता ठुकराकर एक बाहरी लड़की रूपाली को चुना, तो उनका मन सोनिया की तरफ से थोड़ा खराब हो गया था। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। विराज अंदर आया तो देखा कि सोनिया बिस्तर पर बैठी थी और हाथ में मोबाइल थामे हुए थी। आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। निश्चित ही वो अनिकेश को फोन लगा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। विराज ने एक लंबी सांस ली और अपने मोबाइल से अनिकेश को कॉल किया। दूसरी ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। कहाँ हो तुम? विराज की आवाज में अधिकार था। अनिकेश विराज की बहुत इज्जत करता था। यही कारण था कि फोन उठाने पर वो अपनी नाराजगी उन पर जाहिर नहीं कर सका। जी, मैं पास की झील के किनारे हूँ, तुरंत जवाब आया। अभी इसी वक्त घर आओ, ये मेरा आदेश है, विराज ने घड़ी पर समय देखते हुए कहा। सोनिया व्याकुलता से उसके पास चली आई और अपने आंसू पोंछे। प्लीज विराज भाई, अभी नहीं आ सकता, अनिकेश ने बेबसी से कहा। तुम अभी आओगे समझे? 15 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विराज ने कॉल काट दी। उसे पूरा यकीन था कि ठीक 15 मिनट बाद अनिकेश घर पर होगा। क्या कह रहा था? क्या वो आ रहा है? सोनिया ने बेचैनी से पूछा। हाँ, आ जाएगा, पर तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? जाओ कपड़े बदलो और आराम करो। सुबह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अब तुम और तनाव ले रही हो।
विराज ने उसका माथा छूते हुए चिंता से पूछा। उसे हल्का बुखार था। विराज के लहजे में अपनी फिक्र महसूस कर सोनिया धीमी सी मुस्कान बिखेर दी। सामने खड़ा ये 31 साल का हैंडसम और आकर्षक लड़का केवल उसका था, इस बात पर वो कभी-कभी खुद पर बहुत गर्व करती थी। बस अनिकेश आ जाए तो मुझे शांति मिले। उसने बहुत परेशान कर दिया है, सोनिया ने कहा। परेशान होना स्वाभाविक है। खैर, मैं उसे देखता हूँ। जब मैं वापस आऊं तो तुम कपड़े बदलकर सोती हुई मिलनी चाहिए। सोनिया का चेहरा हल्का सा थपथपाते हुए विराज मुड़ा ही था कि सोनिया ने उसका हाथ खींचकर उसे वापस बिस्तर पर बिठा लिया। उसने विराज के कंधे से लगकर उसकी बाहों को थाम लिया और आंखें मूंद ली। उसे इस व्यक्ति के पास बहुत सुकून मिलता था। विराज एक पल उसे देखता रह गया। कुछ देर पहले की परेशानी से तनी उसकी मांसपेशियां अब ढीली पड़ रही थी। विराज ने कुछ देर बाद उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया तो उसने विराज के सीने पर सिर रखकर धीरे से कहा, आप मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं मानते ना? सोनिया, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। उसकी बात सुनकर विराज एकदम चौंक गया। उसने थोड़ा झुककर इस नाजुक सी लड़की को देखा, जो आंखें बंद किए चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए उसके सीने पर सिर रखे हुए थी। विराज ने झुककर उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया तो सोनिया का दिल जोरों से धड़क उठा। वो हमेशा उसे इतने प्यार और केयर से छूता था जैसे वो कांच की कोई गुड़िया हो। शादी को 1 साल बीत गया था पर सोनिया आज भी विराज के सामने पहले दिन की तरह ही शर्माती थी। शायद दूल्हे साहब आ गए हैं, जरा उनकी क्लास भी ले लूं जाकर। विराज ने उसे प्यार से खुद से अलग करते हुए कहा, क्या आप उन्हें हैंडल कर लेंगे? सोनिया अचानक टेंशन में आ गई। अपने पति की काबिलियत पर कोई शक है? विराज ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए सिर ना में हिलाया तो वो भी उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर बाहर निकल गया। सोनिया ने गहरी सांस ली। एडवोकेट विराज भारद्वाज कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। वो शहर का जाना माना वकील था और अब तक तो जो भी केस उसने हाथ में लिया था उसे जीतता ही आया था। उसे आज तक कोई हरा नहीं सका था। 9 साल का लंबा अनुभव था उसे। अनिकेश जैसे ही घर में दाखिल हुआ लगभग सारी लाइट्स बंद थी। विराज उसे गार्डन एरिया में ही खड़ा दिखाई दिया। सजावटी लाइनों की रोशनी दूर तक जा रही थी। वो वहीं चला आया। अनिकेश, विराज उसकी ओर मुड़ा तो वो गहरी सांस भरते हुए सिर झुका गया। बहन की पसंद पर आंख बंद करके भरोसा किया और आज इतना शक। आप जानते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। फोटो कुछ और थी और क्या थोड़ा वक्त दोगे अपनी बहन को कि सब कुछ साफ हो जाए? फिलहाल घर मेहमानों से भरा पड़ा है। जो होना था वो तो हो चुका। शादी के बाद किसी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब तुम जो कुछ कहोगे या करोगे उससे सिर्फ बातें बनेंगी और तमाशा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, पर इस बात को यहीं खत्म कर दो। बस इतना कहूंगा, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। विराज ने बहुत ही सहजता से अनिकेश को समझाया। अनिकेश भी उसकी बात समझ गया और सिर झुका लिया। वो विराज को मना कर ही नहीं सकता था। कमरे में जाओ। ये वो वक्त होता है जब एक लड़की को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो अपनों को छोड़कर अपना घर छोड़कर आती है। ऐसे मौके पर अगर उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए तो क्या ये अच्छी बात है? और जो उन्होंने धोखा दिया, अनिकेश थोड़ा कड़वाहट से बोला। नाराजगी अपनी बहन से रखो भाई, जो भी किया उसने किया। क्या पता वो लड़की भी तुम्हारी तरह ही परेशान हो। विराज की बात पर अनिकेश खामोश हो गया और एक थके हारे इंसान की तरह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जो भी था वो मेहमानों के बीच तमाशा नहीं बनाना चाहता था। विराज सुकून की गहरी सांस भरता अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहां सोनिया कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने कमरे में आते ही अपनी घड़ी उतार कर एक तरफ रखी और अलमारी से कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। दरवाजे की आवाज पर सोनिया ने आंखें खोली। वो जाग रही थी लेकिन आंखें बंद किए लेटी थी। क्या अनिकेश कमरे में चला गया? ये सवाल वो इन पलों में 100 बार खुद से कर चुकी थी। वो बेचैनी से विराज के बाहर आने का इंतजार करने लगी। 20 मिनट बाद जब विराज वापस आया तो वो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। ब्लैक लूज ट्राउजर और ब्लैक हुडी में वो तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए उसे देखने लगा।
अभी तक जाग रही हो? मुझे लगा सो गई होगी। वो तौलिया स्टैंड पर रखता हुआ अपने हाथों से ही बालों को सेट करते हुए उसके पास आया। उसने रिमोट से सारी लाइट्स बंद की और लैंप ऑन कर दिया। उसके पास लेटते हुए उसने सोनिया के लिए अपनी बाहें फैला दी, तो वो मुस्कुराकर उसके हाथ पर आ लेटी। अनिकेश चला गया कमरे में। वो उसके सीने से लगते हुए धीरे से पूछ रही थी, हाँ, लेकिन ये तूफान कुछ पल के लिए रुका है सोनिया। विराज ने उसे बताते हुए अपनी चिंता जाहिर की। आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे पता है। वो उसके सीने पर अपना सिर टिकाकर मुस्कुरा रही थी। विराज ने सिर झुकाकर उसका अंदाज देखा और उसके माथे को चूमा, जिससे सोनिया के अंदर एक सुकून की लहर दौड़ गई। सोनिया के दिल में भावनाओं का शोर मचा हुआ था। वो थोड़ा ऊपर उठी और विराज के सीने को चूमने लगी। उसके सीने पर एक पैदाइशी काला निशान था जो सोनिया को बहुत अच्छा लगता था। विराज आंखें बंद करके उसके टच को दिल से महसूस कर रहा था। हमेशा शर्माने वाली सोनिया अपने पति के लिए प्यार जाहिर करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। अरे क्या कर रही हो? इतना बुखार है, थकी हुई हो? क्या मेरी थकान भी खुद पर उतारना चाहती हो? विराज ने उसे थोड़ा ऊपर करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए मस्ती में कहा, मुझे आपके करीब होना है विराज, इतना करीब कि कोई भी हमारे बीच ना आ सके, ये हवा भी नहीं। वो शायद बुखार और दिमागी थकान की वजह से ऐसा कह रही थी, वरना जो बात आज वो कह रही थी पहले कभी नहीं बोली थी। करीब ही हूँ तुम्हारे, चलो आ जाओ मेरे पास और आंखें बंद करके सो जाओ। उसे बच्चों की तरह दुलारते हुए विराज ने उसे अपने पास समेट लिया। विराज ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में समेट लिया, जो बहुत प्यारा लग रहा था। नहीं, सोना नहीं है, वो धीरे से फुसफुसाई। सोना नहीं है तो क्या करना है? विराज की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसकी पत्नी आज पहली बार इतने अलग मूड में दिखाई दी थी। बहुत सारा प्यार करना है, उसके कान के पास धीरे से कहते हुए सोनिया ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। एकदम से विराज ने उसका सिर तकिए पर रखा और उसके ऊपर झुक गया। आम हालात में तुम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी शिद्दत को झेल सको, और आज तो वैसे ही थकी हुई हो। सो जाओ मेरी जान, वरना परेशान हो जाओगी। जानती हो ना मेरा जुनून कैसा है? विराज ने अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा, तो उसने जवाब में एक गहरी मुस्कुराहट दी और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आप मुझे कम समझ रहे हैं। उसकी बातें आज विराज को हैरान भी कर रही थी और अच्छी भी लग रही थी। सोच लो बाद में पछताओगी तो नहीं। वो उसके चेहरे के पास आकर धीमी आवाज में बोला, आप मेरे आंसू अपने होठों से पोंछ लेना। उसने अपनी बाहें कस ली और उसे खुद में समाने की पूरी इजाजत दे दी। विराज पहली बार पूरी दीवानगी के साथ उसके करीब आया और सारे पर्दे गिराते हुए उसे अपने आगोश में ले लिया। इधर अनिकेश जैसे ही अपने कमरे में आया, बिस्तर पर घूंघट निकाले बैठी उस लड़की को देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए। शायद वो बैठे बैठे ही सो गई थी। रात भी काफी हो गई थी। अनिकेश ने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, बस उसकी कद काठी देखकर ही वो चिढ़ गया था। शावर लेकर बाहर निकला तो बिस्तर की तरफ आते हुए उसका मुंह बन गया। मोहतरमा आधे से ज्यादा बेड पर तो खुद फैली हुई थी, बाकी की जगह उनके भारी भरकम लहंगे ने घेर रखी थी। बड़ी मुश्किल से अनिकेश ने अपने लिए जगह बनाई और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। अगर कोई और वक्त होता तो वो उसे सोफे पर भेज देता और खुद पूरे बेड पर फैलकर सोता, लेकिन सोते हुए को जगाता कैसे, और फिर सोफे पर ये पूरी कैसे आती। अजीब ख्यालों में फंसा वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। आज उसकी सुहागरात थी। सेज सजी हुई थी और उसकी सेहतमंद बीवी, जो उसकी दुल्हन बनी थी, वो उसी के बिस्तर पर मजे से सो रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी। एक मर्द के अपनी सुहागरात को लेकर क्या क्या अरमान होते हैं, सब मिट्टी में मिल गए। पता नहीं दीदी ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है जो इतनी बड़ी सजा दे दी। वो अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखते हुए सोच रहा था, जिसका चेहरा अभी भी घूंघट में छिपा था। अनिकेश को उसे देखने की कोई खास इच्छा भी नहीं थी। अभी वो नींद के आगोश में जा ही रहा था कि अचानक वो अपनी जगह से हिलकर उठ बैठी। उसे हिलते देख अनिकेश ने खुद को बचाया, कहीं वो उसे दबा ही न दे। अरे आप आ गए। मुझे जगा दिया होता, मैं पता नहीं कैसे सो गई।
उसकी शर्मिंदा सी और सुरीली आवाज सुनाई दी। काश जैसी आवाज प्यारी है खुद भी वैसी ही प्यारी होती, अनिकेश ने मन में सोचा। फिर वो रूखेपन से बोला, जाओ कपड़े बदल कर सो जाओ। जी, वो हैरानी से उसे देखने लगी। क्या जी, सो जाओ अब? नहीं मतलब आप घूंघट नहीं उठाएंगे? उसने बहुत उम्मीद से पूछा। अनिकेश का मन किया कि ऐसा जवाब दे जो उसे हमेशा याद रहे। नींद आ रही है मुझे और तुम्हारा गिफ्ट साइड टेबल की दराज में है, वहां से ले लेना। मुझे अब दोबारा मत बुलाना। वो करवट बदल कर लेट गया। रूपाली ने खामोशी से उठने में ही भलाई समझी। लाइट्स मत जलाना, अनिकेश ने एक नया आदेश दे दिया। जी ठीक है। वो अंदाजे से उठती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। अनिकेश सीधा होकर छत को घूरने लगा और खुद पर तरस खाने लगा। अपने अरमानों के लुट जाने का उसे बहुत दुख था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। सुनिए, क्या आप मेरे ब्लाउज की जिप खोलने में मेरी मदद करेंगे? पता नहीं क्यों वो नीचे ही नहीं जा रही। टेलर ने इसे बहुत टाइट सिल दिया है। वो दरवाजे पर खड़ी उलझन में बोली। टेलर ने टाइट सिला है या तुम खुद में फिट नहीं आ रही हो? अपनी गलती नहीं देखनी, दूसरों को दोष देना है, वो मन में बड़बड़ाया। आप सो तो नहीं गए? उसने फिर आवाज दी। तंग आकर वो उठा और उसके पास आया। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों हो जिन्हें उतारने में दिक्कत हो? अपने साइज के हिसाब से कपड़े लिया करो। वो गुस्से में बोलता चला गया, पर सामने देखते ही अचानक चुप हो गया। सामने खड़ी लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। उसका चांद जैसा चेहरा देखकर एक पल के लिए अनिकेश के शब्दों पर ब्रेक लग गया। उसके नयन नक्श बहुत ही सुंदर थे, जैसे पूर्णिमा का चांद हो। पर फिर जैसे उसकी नजर उसके भारी शरीर पर पड़ी, उसका मन फिर से खराब हो गया। पीछे मुड़ो। उसने खुद को संभालते हुए उसे दूसरी तरफ मोड़ा और उसके ब्लाउज की जिप नीचे खींचने लगा, जो वाकई उसके शरीर पर बहुत कसी हुई थी। प्लीज आराम से, वो दबी आवाज में बोली। रूपाली को अब अनिकेश की चिढ़ और बेरुखी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। चुप रहो और मुझे करने दो, अजीब मुसीबत है। उसने जोर से जिप को नीचे खींचा तो अचानक जिप टूट गई। जिप नीचे जाते ही अचानक टूट गई। उसकी साफ सुथरी कमर को देख एक पल के लिए अनिकेश की सांसें जैसे थम सी गई। उसकी कमर के झुकाव पर एक छोटा सा तिल था जो देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। अनिकेश के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति कोमल भावनाएं जाग रही थी, लेकिन उसके भारी शरीर को देखकर वो बिना कुछ कहे या कोई पहल किए वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रूपाली ने चैन की सांस ली और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आई। अनिकेश सोने के लिए लेट चुका था। रूपाली बिना कोई आवाज के चुपचाप उसके बगल में एक किनारे दुबक कर लेट गई। फिर उसकी तरफ करवट लेकर उसके सुंदर चेहरे को निहारते निहारते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। रूपाली अपने भाई की इकलौती और लाडली बहन थी। उसके भाई ने उसे इतने लाड प्यार और नखरों से रखा था कि कभी किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। शिष्टाचार और संस्कारों में रूपाली जैसा पूरे खानदान में कोई नहीं था। वो सुंदरता की मिसाल थी, बस एक कमी थी, उसका मोटापा। और ये मोटापा उसे बचपन से नहीं था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पिछले 2 सालों में उसने अपना वजन काफी बढ़ा लिया था। वो बाहर के खाने की दीवानी थी और चावल तो जैसे उसकी कमजोरी थी। लोग एक सीमा तक खाते हैं, पर वो जब खाने पर आती तो बस खाती ही चली जाती थी। फिर सैर या कसरत करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इन 2 सालों में उसका वजन 50 से बढ़कर 80 किलो के करीब पहुंच गया था। पर इसे इसकी परवाह नहीं थी। इसकी लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उस हिसाब से उसका वजन 60 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए था। पर उसकी अनियंत्रित खान-पान की आदतों ने उसे 80 के पार पहुंचा दिया था। आज उसका पति उससे मुंह फेर कर सो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्यार करना कहाँ से शुरू करे। ना जाने उनके भाग्य में क्या लिखा था। फिलहाल तो दोनों सो गए थे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? और सुबह सुबह उठकर क्यों बैठ गई? विराज सुबह की प्रार्थना करके लौटा तो सोनिया को जागता देख उसके पास आकर बैठ गया। रात भर सोनिया जागी रही थी, उलझी हुई और परेशान थी, पर वो विराज के साथ में सुकून तलाश रही थी। विराज ने भी उसे दिल से संभाला था। वो उसकी पसंदीदा थी और उसकी जरा सी तकलीफ पर वो बेचैन हो जाता था।
विराज, क्या अनिकेश उठ गया? वो आपके साथ नहीं गया था क्या? सोनिया ने उसके करीब बैठते हुए चिंता से पूछा। आज नहीं गया। वैसे भी शादी की पहली सुबह है, शायद घर पर ही समय बिता रहा हो। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सब ठीक हो जाएगा। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना तुम दोनों भाई बहन ने बना लिया है। आज का युग तकनीक का युग है, हर चीज का इलाज है और मोटापे का भी समाधान है, अगर सही तरीके से कोशिश की जाए। विराज, क्या मेरे द्वारा चुनी गई लड़की पसंद करने लायक नहीं है? सोनिया ने उदास स्वर में पूछा। एक पल के लिए खामोशी छा गई। विराज ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने बात की है उससे, वो बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनिकेत से ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी। अगर उसे सच्चाई पता होती तो इतना गुस्सा नहीं करता। विराज, इसके स्वभाव के बारे में मैं बता नहीं सकती। वो बहुत सीधी और साफ दिल की है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि मुझे छिपाना नहीं चाहिए था, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर सच बताती तो अनिकेत ने मना कर देना था और इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाती। अपनी पत्नी के इस अजीब तर्क पर विराज उसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सोनिया ने मुंह बनाकर पूछा। नहीं, ठीक कह रही हो। अब ज्यादा सोचना बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। विराज ने उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है विराज, कहीं आज रिसेप्शन में अनिकेश कोई हंगामा ना कर दे। अगर उसने फंक्शन में आने से मना कर दिया या वो रूपाली के साथ स्टेज पर नहीं बैठा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा अनिकेश को कैसे मनाऊं कि वो रूपाली को मेरी नजर से देखे। सोनिया ने उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी सारी परेशानियां बताई। फिलहाल तो अनिकेश को कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी जगह सही है। तुम्हें ही ये सब संभालना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। विराज ने आंखें बंद करते हुए कहा। आप प्लीज अनिकेश से बात कर लेना, आज का दिन बस शांति से गुजर जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो धीरे से बोली। विराज ने उसे देखा। इस वक्त उस पर नींद हावी थी। कल का पूरा दिन बिजी रहा, रात को पत्नी ने सोने नहीं दिया और अब वो उसका दिमाग थका रही थी, जबकि वो बस उसे बाहों में भरकर सोना चाहता था। उसकी खामोशी पर सोनिया उलझ गई। आप बोल क्यों नहीं रहे? सोनिया, सो जाओ थोड़ी देर। उसने सोनिया को खींचकर वापस अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। सोनिया उसे देखती हुई धीरे से मुस्कुराई। यह इंसान उसे 1 साल में ही बहुत प्यारा लगने लगा था। उसने थोड़ा ऊपर उठकर विराज के माथे को चूमा और वापस उसके सीने में मुंह छिपा लिया। विराज के गालों पर एक मुस्कान तैर गई। उसकी बीबी उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। बार बार करीब आकर वो उसके दिल के तार छेड़ रही थी। मम्मी प्लीज, आप तो मुझे समझिए। सोनिया इस वक्त माँ के कमरे में थी, जो उससे काफी नाराज थी। थोड़ी देर पहले ही अनिकेश अपना सारा दुख माँ के सामने उड़ेल कर गया था और अब नर्मदा जी ने अफसोस के साथ सोनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया था। सोनिया, जो गलत है वो गलत है। जिंदगी अनिकेश को बितानी थी, तुम्हें या मुझे नहीं। उसे पूरा हक था अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का। तुमने उसे धोखे में रखकर ऐसी लड़की से शादी करा दी जो उसे पसंद नहीं है, और जानती हो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। बेमेल रिश्तों का अंत कभी सुखद नहीं होता। वो उसे हकीकत का आईना दिखा रही थी। सोनिया की आंखें भर आई। उसने तो सबका भला ही चाहा था, पर अब अगर रूपाली के साथ अनिकेश कोई ज्यादती कर बैठा तो इसकी जिम्मेदारी सोनिया ही होती। वो दिल पर पत्थर रखकर वहां से उठी और बहुत हिम्मत जुटाकर अनिकेश के कमरे की तरफ बढ़ी। अनिकेश तो सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया था, जबकि रूपाली से मिलना इस वक्त सोनिया को पहाड़ जैसा लग रहा था। न जाने रात को अनिकेश ने उसे कितनी बातें सुनाई होगी। बेचारी, सब मेरी वजह से हो रहा है। वो डरते हुए दिल के साथ अंदर आई तो सामने ही रूपाली एक सिंपल सी ड्रेस में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने बहुत मासूम लग रही थी। हाँ, शरीर से वो थोड़ी भारी थी, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं था। इसका समाधान भी सोनिया ने सोच लिया था, बस अमल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। कैसी हो? जी दीदी, मैं ठीक हूँ, आइए ना। रूपाली ने बहुत प्यार से बात की। बहुत प्यारी लग रही हो। सोनिया ने दिल से उसकी तारीफ की, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराई। आप मेरा दिल रखने के लिए मत कहिए दीदी,
मुझे पता है मैं कुछ भी पहन लूँ मुझ पर कुछ नहीं जचेगा। वो दुखी मन से बोली, ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? तुम बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत हो और सुंदरता तो देखने वाले की नज़र में होती है। सोनिया उसे बहला रही थी पर रूपाली इतनी भी नादान नहीं थी कि बहल जाती। दीदी क्या निकेश इस शादी से खुश नहीं है? वो बहुत उम्मीद लगाकर पूछ रही थी। ऐसी बात नहीं है रूपाली। क्या निकेश ने कुछ कहा तुमसे? सोनिया ने उसका गाल थामकर पूछा। यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। शायद उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी, और सच कहूँ तो अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए थी। कहाँ वो इतने हैंडसम और कहाँ मैं। वो हीन भावना का शिकार हो रही थी। ऐसी बात मत करो, तुम एक हीरा हो। बस हर किसी को हीरे की पहचान नहीं होती। तुम्हें बस खुद को थोड़ा निखारना है, फिर देखना तुम कितनी अनमोल हो। सोनिया ने उसे हौसला दिया। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। जितना आपका दिल प्यारा है उतनी ही आप खुद भी फिट और सुंदर हैं। काश मैं भी आप जैसी होती तो शायद मेरे पति भी। जरूर होगी। सोनिया ने उसकी बात काटी। मुझ पर भरोसा है ना? सोनिया ने उसका हाथ थामकर पूछा तो नम आंखों के साथ रूपाली ने सिर हिला दिया। बस फिर दिल छोटा मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस कभी हिम्मत मत हारना। सोनिया के हौसले से रूपाली के अंदर काफी हिम्मत आ गई। घर के बाकी चचेरी में मेरी बहनें भी बारी बारी उससे मिलने पहुंची। कुछ ने अच्छे से बात की तो कुछ उसे देखकर आपस में कानाफूसी करते हुए मजाक बनाने लगी। लेकिन रूपाली ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसे हौसला देने वाली सोनिया उसके साथ थी, इसीलिए वो खुद को मजबूत कर चुकी थी। शाम को रिसेप्शन का फंक्शन था। हॉल में सभी मेहमान मौजूद थे, लेकिन दूल्हा गायब था। सोनिया ने अनिकेश को कई कॉल किए पर उसने उठाया नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। खबरदार जो तुमने एक आंसू भी बहाया। विराज ने उसकी आंखों में नमी देखी तो तुरंत टोका। सोनिया ने चेहरा झुकाकर आंसू रोकने की कोशिश की, जबकि विराज फिर से अनिकेश को कॉल करने लगा। हर तरफ भीड़ थी, खानदान के सभी लोग इकट्ठे थे। किस किस को क्या जवाब देते कि स्टेज पर दुल्हन अकेली क्यों बैठी है। भाभी सब अंदर अनिकेश भाई का पूछ रहे हैं, वो कब आएंगे? तान्या ने इठलाते हुए आकर पूछा। आ जाएगा, अभी तुम अंदर जाओ। विराज की मौजूदगी महसूस कर तान्या चुपचाप वापस चली गई, वरना अपनी कड़वी बातों का नमूना जरूर दिखाती। अच्छा हुआ नहीं आ रहा। मुझ जैसी सुंदर लड़की को ठुकराकर उस बुलडोजर से शादी कर ली, तो भगवान ने सजा तो देनी ही थी ना। बहुत अच्छा हुआ। तान्या मन ही मन मुस्कुराई। आ गया हूँ, अब परेशान मत हो। अभी कॉल जा ही रही थी कि पीछे से अनिकेश की आवाज सुनकर वह उसकी तरफ देखने लगे। हद होती है यार, कब से फोन किए जा रहा हूँ, जानते हो सब कितने परेशान हो गए थे। विराज ने उसे गले लगाया, जबकि अनिकेश की निगाहें अपनी बहन सोनिया पर थी। सोनिया ने उसे देखकर सुकून की सांस तो ली, पर अब अपना रुख फेर कर अपने आंसू पोंछने लगी। अनिकेश धीरे धीरे चलता हुआ सोनिया के पास आया, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। नाराज हो मुझसे? अनिकेश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर अपनी बड़ी बहन की नाराजगी नहीं। सोनिया चुप ही रही और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके रखे। आई एम सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, खुद पर कंट्रोल खो दिया था। अनिकेश ने सोनिया का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कहा। सोनिया ने उसे नम आंखों से देखा और धीरे से मुस्कुराई। नहीं, शायद गलती मेरी ही है, मैंने झूठ बोला, धोखा दिया। प्लीज दीदी, अब इन बातों को मत दोहराइए। जो मेरे भाग्य में थी मुझे मिल गई, अब जैसा भी है निभाना तो पड़ेगा ही। अनिकेश ने हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ताकि वो अपनी बहन को चिंता से आजाद कर सके। उसकी बात सुनकर सोनिया और विराज ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसका मूड तो थोड़ा ठीक हुआ। सोनिया अनिकेश को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ी, जहां मेहमानों की भीड़ लगी थी। अनिकेश को आते देख रूपाली के चेहरे की घबराहट भी दूर हुई। उसे यकीन नहीं था कि अनिकेश वाकई आएगा, वरना अब तक तो वो सबकी बातें और ताने चुपचाप सुनती आ रही थी। पर अनिकेश ने आकर उन सब बातों का जवाब अपनी मौजूदगी से दे दिया। विराज के साथ वो स्टेज पर गया और रूपाली के साथ बैठ गया। सबने खूब फोटो क्लिक की। सोनिया एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हो रही थी। अनिकेश और रूपाली के बीच कोई खास बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन भगवान की कृपा से आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया।
रात को जब अनिकेश कमरे में आया तो आज रूपाली तैयार हुई नहीं दिखी, बल्कि बहुत ही सिंपल सूट पहने हुई थी। वो पूजा करके अपना आसन उठा रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और चमक देखकर एक पल के लिए अनिकेश के दिल की धड़कन रुक गई और अगले ही पल उसने नजरें फेर ली। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी कपड़े चेंज नहीं कर लिए तुमने? वो आज उसे दुल्हन के लिबास में देखने की इच्छा लेकर कमरे में आया था, पर उसकी इस इच्छा पर रूपाली ने पानी फेर दिया था। जी, आज वो ड्रेस बहुत भारी थी ना, तो दिक्कत हो रही थी, इसीलिए बदल लिए। रूपाली ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अनिकेश ने देखा कि वो बिस्तर से तकिया उठाकर नीचे कालीन पर रख रही है। अनिकेश चौंक गया। वहां कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, कमरे में ही हूँ। दरअसल मेरे बिस्तर पर सोने से आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे यहाँ। एक ही रात में तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगी? अनिकेश ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए गुस्से में पूछा। रूपाली खामोशी से सिर झुका गई। अब वो उसे क्या बताती कि उसे अपनी हैसियत अच्छे से पता चल गई है, इसीलिए वो दूरी बनाए रखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ये रिश्ता शायद ज्यादा दिन न चले, तो दूर रहना ही बेहतर था। बिस्तर पर जाओ अभी, अनिकेश ने आदेश दिया। रूपाली एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं वहां नहीं सो सकती अनिकेश जी, मेरा हक नहीं है वहां। मुझे पता है कि बहुत जल्द हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, और सच मानिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती थी? पागल हो क्या? तुमसे किसने कहा कि मैं रास्ते अलग करूंगा? अगर ऐसा करना होता तो तुम मेरे कमरे में नहीं होती, पहले दिन ही ये रिश्ता खत्म कर देता। इसीलिए अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। वो उसे सख्त लहजे में टोक गया। रूपाली ने इस बार चुप रहने में ही भलाई समझी। अनिकेश अपना गुस्सा दबाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुसते हुए दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि रूपाली एक पल के लिए उछल गई। हे भगवान, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे लगा था बहुत शांत स्वभाव के होंगे। पर एक बात तो तय हो गई, इनकी चचेरी बहन तान्या झूठ बोल रही थी। ये मुझे तलाक नहीं देंगे। रूपाली मन ही मन खुश हुई। मेरी वाइफ अब खुश है ना? सोनिया अपनी माँ को दवाई देकर और उन्हें सुलाकर कमरे में आई थी। वो ताजी हवा लेने बालकनी में खड़ी थी कि अचानक विराज ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। विराज को इतना करीब पाकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। आप मुझे कभी रोने नहीं देते, हमेशा मेरी खुशी की वजह बने हैं। आपके होते सोनिया कब उदास हो सकती है? उसने विराज के सीने पर सिर रखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। शुक्र है साले साहब को कुछ अकल आ गई। अब आगे का काम बहुत ध्यान से करना, ताकि सब कुछ बेहतर हो जाए। विराज ने उसे अपने पास सटाते हुए उसके माथे को चूमा। चिंता न करे, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस कुछ महीनों की बात है, फिर अनिकेश के मन से सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली। सुनो, विराज को आज फिर से उसके करीब आने की इच्छा हो रही थी। कल सोनिया ने खुद पहल की थी और उसे अच्छे से निभाया था, जिसे देखकर विराज का प्यार उसके लिए और बढ़ गया था। जी, वो फौरन उसकी तरफ पलटी। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। विराज ने उसे एकदम अपनी गोद में उठा लिया। विराज, क्या सिर्फ आज? क्या मैं हमेशा सुंदर नहीं लगती? सोनिया ने शर्माते हुए पूछा। सोनिया ने विराज के गले में अपनी बाहें डाल दी और बड़े प्यार से इठलाते हुए बोली। विराज, क्या मैं सिर्फ आज ही अच्छी लग रही हूँ? हमेशा सुंदर नहीं लगती क्या? यार, तुम हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हो, पर कल से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। विराज ने उसके गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बेहद रोमानी लहजे में कहा, जिससे सोनिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो उसे गोद में उठाए कमरे के अंदर बढ़ा और उसकी नजरों में सोनिया के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सोनिया ने अपनी पलकें झुका ली और विराज ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी। आज विराज का अंदाज कल से भी ज्यादा गहरा और जुनूनी था। सोनिया उसके इस असीम प्यार में पूरी तरह खो गई। इधर रूपाली की भी आंख लग गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का छूना महसूस हुआ। वो बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि वो चिल्लाती, उसने पलट कर देखा तो अनिकेश उसके बिल्कुल करीब था। अनिकेश जी, वो हकलाते हुए बोली। अनिकेश उसे बहुत कोमलता से छू रहा था। रूपाली का शरीर थोड़ा भारी था, इसीलिए वो रुई की तरह बहुत नरम और मुलायम लग रहा था।
उसे छूते हुए अनिकेश का मन किया कि वो उसे और करीब लाए। आप क्या कर रहे हैं? रूपाली ने घबराकर पूछा। अपनी कल की अधूरी सुहागरात के बारे में सोच रहा हूँ। अनिकेश ने उसकी शर्ट को हल्का सा सरकाते हुए उसके पेट पर उंगलियों से दबाव डाला और इतना सॉफ्ट था कि अनिकेश को उसे छूकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तुम बहुत कोमल हो यार, उसने रूपाली के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा। वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। रूपाली की तो जैसे जान ही निकल गई हो। अनिकेश के होंठ उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गए। उसने जैसे ही उसकी गर्दन पर अपना निशान छोड़ा, रूपाली ने कसकर बेडशीट मुट्ठियों में भर ली। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे अनिकेश से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह उसके पास आएगा। अनिकेश बिना कुछ कहे, बिना किसी प्यार का इजहार किए सीधा सीधा उसके साथ संबंध बना रहा था। मतलब वो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा था, वरना वो मेरे पास कभी नहीं आता। ये विचार आते ही रूपाली की आंखों से आंसू बह निकले। अनिकेश, जो उसके भारी शरीर की कोमलता में खोता जा रहा था, उसे सिसकियां लेते देख पीछे हटा। क्यों रो रही हो? वो थोड़ा चिढ़ गया। रूपाली के पास कहने को कुछ नहीं था। वो अपनी भावनाएं कैसे समझाती? उसके लगातार रोने पर अनिकेश झुंझलाकर पीछे हटा और तकिए पर गिर गया। अजीब लड़की हो यार, चुप हो जाओ। नहीं आ रहा तुम्हारे पास, इतनी कोई अप्सरा नहीं हो तुम। उसने फिर से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे रूपाली का दिल टूट गया। जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है। और दुखी होकर करवट बदल कर लेट गई। अनिकेश ने भी मुंह बिगाड़कर दूसरी तरफ करवट ले ली। आज की रात भी उन दोनों के ईगो की भेंट चढ़ गई। सुबह अनिकेश ड्रेसिंग मिरर के सामने तैयार होते हुए उसे देख रहा था, जो सिर झुकाए बिस्तर के एक किनारे बैठी थी। मैं 6 महीने के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ, उसने अपने बालों को सेट करते हुए कहा। अनिकेश के जाने की बात सुनकर रूपाली के दिल में एक टीस उठी। आप मेरी वजह से कहीं मत जाइए, मैं आज ही वापस अपने भाई के घर चली जाऊंगी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरा काम है दुबई में, इसीलिए जा रहा हूँ, एक जरूरी प्रोजेक्ट है। तुम अपनी फालतू बातें अपने तक ही रखो, उसने उसे डांट दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और तान्या अंदर आई। अरे अनिकेश, कब से सब इंतजार कर रहे हैं बाहर और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो, उसने अनिकेश को बड़े प्यार से देखते हुए कहा। बस आ रहा हूँ, अनिकेश अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो अनिकेश, और थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। तान्या ने अपनी कलाई में पहने ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। रूपाली ने उस ब्रेसलेट को देखा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। अनिकेश बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल गया। तुम्हें पता है, ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया था। अनिकेश ने अपनी वाइफ के लिए, यानी तुम्हारे लिए लिया था, लेकिन फिर उसने मुझे दे दिया। आखिर ऐसा नाजुक ब्रेसलेट नाजुक कलाई पर ही अच्छा लगता है, भारी कलाई पर यह कहाँ जचता है, तान्या ने ताना मारते हुए कहा। रूपाली चुप रही तो तान्या हंसते हुए बोली, बुरा मत मानना, पर सच यही है कि ये तुम्हें फिट भी नहीं आता। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे भी तो अनिकेश के साथ दुबई जाना है। तान्या की बात सुनकर रूपाली को एक और बड़ा झटका लगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं और अनिकेश दोनों साथ में दुबई जा रहे हैं। तान्या उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करती हुई एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली। तभी अनिकेश वापस कमरे में आया। वो शायद अपना मोबाइल भूल गया था, इसीलिए वापस आया। तान्या मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूपाली ने अविश्वास से अनिकेश को देखा। उसका इस तरह देखना अनिकेश को अजीब लगा और वो रुक गया। क्या हुआ? वो चलते हुए उसके पास आई। अच्छी लगती है, आंखों में आए आंसुओं को पीछे धकेलते हुए वो मासूम और सरल दिल वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। अनिकेश उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। मतलब, बहुत प्यारी है तान्या, आपके साथ खड़ी बहुत अच्छी लगती है। मेड फॉर ईच अदर, पत्नी बनकर और भी प्यारी लगेगी। वो जिस दिल से ये सब कह रही थी, ये वही जानती थी। वो अनिकेश को खुद से बांधना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी पसंद कभी हो ही नहीं सकती। तुम मुझे दूसरी शादी की सलाह दे रही हो? अनिकेश को उसकी बात का यही अर्थ समझ आया। रूपाली ने मुस्कुराकर उसके चेहरे की ओर देखा। दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी सदियों के फासले पर थे।
वो बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकल गया। इस बार रूपाली अपने रुके हुए आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। वो जा चुका था। 6 महीने। रूपाली को लग रहा था जैसे वो 3 सदियों के लिए चला गया हो। उसे डर था कि वो शायद अब कभी लौट कर ना आए, तान्या के साथ वहीं शादी कर ले और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। वो अपनी सोच के भंवर में फंसी हुई थी कि तभी सोनिया ने उसे एक असंभव मिशन थमा दिया। दीदी, ये सब क्या है? घर के जितने आईने थे सब हटवा दिए गए। यहाँ तक कि जो आईना रूपाली के कमरे में था उसे भी ढक दिया गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सोनिया ने अनिकेश के जाने के अगले ही दिन उसके पास खड़े होकर पूछा। रूपाली ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बस फिर जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा करती जाओ, बिना किसी सवाल जवाब के। अगली सुबह सोनिया ने उसे एक डाइट चार्ट थमाया जिसमें उसके खान पान और कसरत का पूरा समय और तरीका लिखा था। सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी, फिर 10 मिनट की सैर। नाश्ता 1 उबला अंडा और 1 पतली रोटी, या 1 कटोरी दलिया, या 1 सेब और 4 बादाम। दोपहर 1 रोटी के साथ सब्जी, दाल या 100 ग्राम उबला हुआ चिकन, मछली और ढेर सारा सलाद। शाम को ग्रीन टी और 1 फल, सेब, अमरूद या पपीता। रात को केवल सलाद, उबला चिकन या हल्की सब्जी का सूप। रोटी, चावल, पास्ता, मिठाई या बाहर का खाना बिल्कुल बंद। कसरत रोजाना 20 से 30 मिनट, इसमें 10 मिनट तेज सैर, 20 दंड बैठक और बिना रस्सी के कूदना शामिल था। दीदी, ये सब कौन करेगा? चार्ट को विस्तार से पढ़ने के बाद रूपाली ने हैरान होकर पूछा। पगली, ये सब तुम्हें करना है। अपनी कमर कस लो। इन 6 महीनों में मुझे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना है। सोनिया ने प्यार से उसका गाल थपथपाकर उसे हौसला दिया। रूपाली उदासी से मुस्कुरा दी। इससे कुछ नहीं होने वाला दीदी। किस्मतें ऐसे नहीं बदलती। तुम ऐसी मायूसी वाली बातें कैसी कर सकती हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ 6 महीने की बात है। तुम मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने दे दो, फिर जो चाहे कर लेना। ठीक है, मंजूर है। रूपाली आखिरकार सोनिया की बात मान गई। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। सोनिया ने उसे प्यार किया। इन 6 महीनों में रूपाली ने इस घर को अपना बना लिया। उसने नर्मदा जी का दिल तो जीता ही, साथ ही सोनिया के सास शारदा जी भी उसके व्यवहार की प्रशंसक हो गई। वो सबकी सच्चे दिल से सेवा करती थी। व्यवहार में उसके जैसा कोई न था। प्यार किसे कहते हैं, ये रूपाली ने सबको सिखाया और सोनिया ने उसे वो बना दिया जो किसी भी लड़के की पहली पसंद हो सकती थी। वो सोनिया के बनाए चार्ट का कड़ाई से पालन करती रही। शुरू का 1 महीना बहुत कठिन था, जब सोनिया ने उसकी पसंदीदा चीजें बिस्कुट, केक, बर्गर, फ्राइज, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी खाने से मना कर दिया, तो वो उसके लिए सबसे मुश्किल समय था। पर 2 महीने में उसे इस नए लाइफ स्टाइल की आदत हो गई और 6 महीने बीतते बीतते उसके अंदर आए बड़े बदलाव को महसूस किया जा सकता था। 6 महीने बाद सोनिया प्रेग्नेंट थी और उसका 5वां महीना चल रहा था। वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रहने आई थी। इस बीच तान्या की शादी कहीं और हो चुकी थी, इसीलिए तान्या का खतरा भी रूपाली के सिर से टल गया था। सोनिया और विराज अभी अभी डॉक्टर से मिलकर आए थे। वे हॉल में बैठे ही थे कि अचानक कमरे से रूपाली की चीख सुनाई दी। विराज रसोई में पानी लेने गया था, इसीलिए उसे आवाज नहीं आई। सोनिया तुरंत उसके कमरे की ओर भागी। क्या हुआ रूपाली, तुम ठीक हो? सोनिया ने जैसे ही उसे देखा वो देखती रह गई। दीदी, ये देखिए मेरे कपड़ों को क्या हुआ। वो अपनी 6 महीने पुरानी एक ड्रेस पहनकर खड़ी थी जो उससे बहुत ज्यादा ढीली हो रही थी। सोनिया उसे इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सोनिया इन 6 महीनों में उसके लिए नए कपड़े लेती रही थी और पुराने कपड़े पहनने से मना कर दिया था, पर आज पता नहीं क्यों रूपाली ने अपनी पुरानी ड्रेस निकाल ली थी। सोनिया दीदी को क्या सूझी कि अलमारी से पुरानी ड्रेसेस खंगाल रही थी। पगली, यह क्यों पहन रही हो? जो अभी नई ली है वो पहनो ना, सोनिया ने बहुत प्यार से कहा। पर ये भी तो मेरी ही है ना दीदी, इन ड्रेसेस को क्या हुआ? ये इस कदर तंबू क्यों बन गई हैं? रूपाली अभी तक हैरान थी। सोनिया ने उसे अलमारी से एक नई गुलाबी और काले रंग की बहुत सुंदर ड्रेस थमाते हुए उसे बदलने को कहा। रूपाली ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई।
सोनिया ने आज उसकी ड्रेसिंग टेबल के आईने से कपड़ा हटवा दिया था। रूपाली के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज था। कल सुबह अनिकेश वापस लौट रहा था, पर इन 6 महीनों में दोनों के बीच बिल्कुल बात नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सामान्य बातचीत भी नहीं हुई थी। कितनी बार रूपाली ने कहा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, पर सोनिया ने उसे साफ कह दिया था कि 6 महीने वो उसे दे चुकी है। 6 महीने बाद जो फैसला लेना हो ले लेना। रूपाली शावर लेकर बाहर निकली और अपने बाल सुखाने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान सजा देखकर वो खुश हो गई। ये सब भी इन 6 महीनों के लिए मना किया गया था। लगता है दीदी ने मेरी सजा खत्म कर दी। वो बुदबुदाई। उसने आईने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वहां से पर्दा हट चुका है। वो बिना शीशा देखे हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। वो बिस्तर के एक तरफ बैठी दराज में कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अनिकेश ने अचानक घर पहुंचकर सबको चौंका दिया था। तुम तो कल सुबह आने वाले थे, तुम्हारी अचानक एंट्री ने तो घर की खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। विराज ने अनिकेश को गले लगाते हुए कहा। अनिकेश माँ और बहन से मिलने के बाद सोफे पर बैठ गया। इन 6 महीनों में वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बस सोचा सबको सरप्राइज दे दूं। वो धीरे से मुस्कुराया। एक सरप्राइज तो हमारे पास भी है तुम्हारे लिए, सोनिया ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। अनिकेश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर पर बात करते हैं, बहुत थक गए होगे। जाओ थकान उतारो, सोनिया ने उसे छेड़ते हुए कहा तो अनिकेश नासमझी में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में यही था कि रूपाली अपने भाई के घर जा चुकी होगी। जाहिर है इतना लंबा इंतजार कौन करता है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। वो थके हारे अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा लॉक कर दिया। अगले ही पल वो बुरी तरह चौंक गया। बिस्तर पर बैठी एक लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए। रूपाली की नजर भी अचानक उसकी तरफ उठी। वो बिना दुपट्टे के गीले बालों के साथ बैठी थी और उसे देखते ही एकदम खड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अनिकेश ने फौरन अपनी नजरें फेर ली। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप कमरे में हैं। वो उसे कोई और लड़की समझ रहा था। इससे पहले कि वो सोनिया को आवाज देता, रूपाली को खिलखिलाते देख वो वापस उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। उसकी हंसी बहुत सुरीली थी। अनिकेश उसे देखता ही रह गया। रूपाली चलते हुए उसके पास आई जो मूर्ति बना खड़ा था। आप हंस क्यों रही हैं और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका निखरा हुआ रूप देखकर अनिकेश के दिल में खलबली मच गई थी, लेकिन वो अपनी सारी भावनाएं अपनी उस मोटी पत्नी के लिए संभाल कर लाया था, जिसने इन 6 महीनों में उसे एक पल का सुकून नहीं लेने दिया था। जिस रात वो उसके करीब आते आते रुक गया था, वो उन पलों को कोसता था कि काश उसे पूरा करके आता। खुद भी अधूरा रह गया और उसे भी अधूरा छोड़ आया। आप क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी शक्ल इतनी बदल गई है कि आप मुझे पहचान ही नहीं रहे? वो मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। तुम? अनिकेश ने अब की बार उसकी शहद जैसी भूरी आंखों से उसे तुरंत पहचान लिया। रूपाली और भी जोर से खिलखिला उठी। तभी अगले ही पल अनिकेश ने उसे कमर से थामकर अपनी तरफ खींचा। वो सीधे उसके सीने से जा टकराई। उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लग गया। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गईं। एक पल की भी देरी किए बिना अनिकेश सीधा उसके होंठों पर झुक गया। रूपाली ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच लिया। उसकी इस अचानक की गई पहल पर वो घबरा गई, जबकि अनिकेश के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत होती जा रही थी। तुम रूपाली हो, मेरी रूपाली, मेरी पत्नी। वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। रूपाली के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही पल अनिकेश ने उसे बाहों में भरकर गोल गोल घुमाया। तुम इतनी फिट कैसे हो गई? वो उसे बाहों में भरे बिस्तर पर गिर पड़ा। वो तो सरप्राइज देने आया था, पर उसे खुद इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ये उसने सोचा भी नहीं था। ये सब सोनिया दीदी की वजह से मुमकिन हुआ। वो खुद पर झुके अनिकेश को देखकर बस इतना ही बोल पाई। अनिकेश ने उसके चेहरे पर फैले गीले बालों को हटाया और इस बार और भी ज्यादा प्यार से उसके पास आया। हाथों ने उसकी नई और खूबसूरत बनावट को महसूस किया तो रूपाली उसके
लम्स पर सिहर उठी। इन 6 महीनों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। रूपाली ने अनिकेश के इस स्पर्श को पिछले 6 महीनों में कितनी शिद्दत से याद किया था, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से 2 आंसू छलक कर बाहर निकले। यार, तुम पहले ज्यादा कोमल और नरम थी। अनिकेश उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छिपाते हुए एक अजीब सी बात बोल गया। मैं समझी नहीं। आपको मैं मोटी ही अच्छी लग रही थी। वो थोड़ी नाराज हुई। सच पूछो तो हाँ कहूंगा, मुझे तुम्हारा वो रूप नहीं भूलता जब तुम्हें पहली बार छुआ था। उस एहसास को मैं इन 6 महीनों में हर पल जिया हूँ। मैं बस यही सोचकर वापस आया था कि सबसे पहले तुम पर अपना हक जताऊंगा, तुम्हें सिर से पैर तक चूमूंगा। पर तुमने तो बहुत बदलाव कर लिया। मुझे तुम्हारा वो भरा भरा शरीर याद आ रहा है। वो बच्चों की तरह उसकी बाहों में दुबक कर आंखें बंद किए बोल रहा था। उसने रूपाली की धड़कनों पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? रूपाली ने सिसकी भरते हुए पूछा। पागल, मेरे जज्बातों को समझो। वो उसके और अपने बीच के हर फासले को बहुत धीरे धीरे खत्म करता चला जा रहा था। रूपाली उसकी बातों में खोई हुई, थोड़ी रूठी सी लग रही थी। मैंने ये सब आपके लिए किया और आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। खैर, मुझे तो तुम्हारा हर रूप पसंद है। इस पल भी तुम इतनी आकर्षक लग रही हो कि बस दिल चाह रहा है तुम में खो जाऊं। वो उन दोनों पर कंबल ओढ़ते हुए उसकी नजदीकियों में डूबकर खुमार भरे लहजे में बोला। अनिकेश जी, बाहर सब इंतजार। रूपाली के शब्द अनिकेश के जुनूनी मोहब्बत के आगे गुम हो गए। दोनों ही एक दूसरे के वजूद में पूरी तरह खो गए थे। इधर बाहर मौजूद सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। सब जानते थे कि अनिकेश अब सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब रात का खाना और सुबह का नाश्ता सब एक साथ करके ही बाहर आएगा। तुम जीत गई मेरी जान, आखिरकार। विराज ने सोनिया को प्यार से गले लगाया, जो आज सही मायनों में खुश थी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद विराज, उन्होंने मेरी लाज रख ली। अचानक ही सोनिया ने अपने पेट पर हाथ रखा और जैसे ही विराज को देखने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? विराज भी एकदम परेशान होकर उसके पेट को छूने लगा। लात मारी है आपके बेटे ने, वो थोड़ी शिकायत भरे लहजे में बोली। बेटा नहीं बेटी, विराज ने उसे सुधारते हुए कहा। जी नहीं, पहले बेटा ही होगा। सोनिया अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे तो पहली बेटी चाहिए, उसके बाद चाहे 2-4 बेटे एक साथ हो जाएं। विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसके माथे को चूमा। सोनिया धीरे से मुस्कुरा दी। एक नेक और साफ दिल वाला जीवन साथी भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और वे दोनों ही आज बहुत कृतज्ञ थे। रही बात रूपाली और अनिकेश की, तो उनकी अब आने वाली कई रातें सुहागरात जैसा जश्न बनने वाली थी। अनिकेश ने कंबल के भीतर रूपाली को अपनी बाहों के घेरे में और भी कस लिया। कमरे में जलती मध्यम लैंप की रोशनी उनके चेहरों पर एक अनूठा नूर बिखेर रही थी। तुम्हें पता है रूपाली, इन 6 महीनों में मैंने एक एक दिन गिना है। मुझे लगता था कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहूंगा, पर सच तो यह है कि मैं हर पल उस रात को याद करता था जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ था। भले ही वो गुस्सा था, पर उस स्पर्श में एक अलग ही खिंचाव था। अनिकेश ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाते हुए कहा, जिससे रूपाली के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। रूपाली ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना चेहरा उसके सीने में और गहराई से छिपा लिया। मुझे लगा था आप मुझसे नफरत करते हैं। मैंने खुद को बदलने की कोशिश सिर्फ इसीलिए की ताकि मैं आपके काबिल बन सकूं, ताकि आपको मुझसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। अनिकेश ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। काबिलियत शरीर से नहीं, दिल से होती है पगली, और तुम्हारा दिल तो पहले दिन से ही सोने का था। बस मैं ही अपनी जिद में अंधा हो गया था, पर अब और नहीं। उसने बहुत ही कोमलता से रूपाली के होठों को अपने होठों से छू लिया। ये चुंबन केवल एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि पिछले 6 महीनों के उस खालीपन को भरने की कोशिश थी जो उन दोनों ने सहा था। रूपाली ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, पर कमरे के भीतर उनके प्यार की गर्माहट और जुनून की खुशबू फैली हुई थी। उधर सोनिया और विराज अपनी बालकनी में खड़े चांद को निहार रहे थे।
विराज ने सोनिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। आज तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम कितनी सुकून में हो, विराज ने धीरे से कहा। हाँ विराज, आज मेरा परिवार पूरा हो गया है। अनिकेश और रूपाली के बीच का ये प्यार देखकर मेरा दिल भर आया है। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। सोनिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। अभी तो बहुत कुछ चाहिए सोनिया, हमारी नन्ही परी आने वाली है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। विराज ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे पर एक लंबा और सुकून भरा किस कर दिया। चांदनी रात गवाह थी कि जहाँ सच्चा प्यार और अपनों का साथ हो, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर कहानी का अंत इतना ही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।